कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट राजीव रंजन जो कि दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। या गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राजीव रंजन है। और मैं पिछले कुछ लेस देन अ ईयर से मैं अब एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। वैसे मेरा पास्ट बैकग्राउंड है, मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में था। एज एन ऑफिसर मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को 1988 में ज्वाइन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में की थी। और उसके बाद मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। और जिस जमाने में मैंने ज्वाइन किया था उस समय सिर्फ सरकारी कंपनियां होती थी। तो मैं भी एक सरकारी कंपनी में था। और करीब 15 साल के बाद मैंने वो कंपनी छोड़ी। और बाय दैट टाइम प्राइवेट सेक्टर इंडिया में आ गया था। और फिर मैंने एक कंपनी में करीब 2 साल और उसके बाद एक दूसरी कंपनी में करीब 16 साल नौकरी करने के बाद 2021 में मैंने फाइनली नौकरी छोड़ी और तब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। लॉ मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन करने के पहले नहीं किया था। इंश्योरेंस की नौकरी करते हुए मुझे लगभग 24 साल हो गए थे। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी ज्वाइन किया और मैंने 3 साल एलएलबी की पढ़ाई जॉब करते हुए की, इवनिंग क्लासेस करते हुए। अ, इसके बाद मैं मेरी लगातार इच्छा ये बनी हुई थी कि सूटेबल समय पर मैं अब नौकरी छोड़कर और मैं प्रैक्टिस में आऊं। हालांकि कुछ साल और लग गए उसके बाद वो सूटेबल समय आने में। तो फाइनली मैंने 2021 में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। और ऑब्वियसली इंश्योरेंस मेरा मेन सब्जेक्ट है मेरी प्रैक्टिस का। हालांकि मैं सिविल साइड में दूसरी चीज़ों में भी प्रैक्टिस करने का इरादा रखता हूँ। लेकिन इंश्योरेंस जो है वो चूंकि मैंने करीब 32 साल के करीब इंश्योरेंस की नौकरी की है तो मुझे एक्सपर्टीज भी उसमें ज़्यादा है और चीज़ों के मुकाबले बाकियों में धीरे धीरे डेवलप होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंश्योरेंस मेरी प्रैक्टिस का मेन स्टे मेरा रहेगा। बिल्कुल सर। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली के अलावा भी आप किसी और टेरिटरी में प्रैक्टिस करते हैं या सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही आपका मेन प्रैक्टिस मैंने एरिया है? मैंने अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में कराया है। प्रैक्टिस हम ऑब्वियसली कहीं भी कर सकते हैं। और हम मुझे जो पहला केस मिला वो एक्चुअली कहीं और से ही मिला। तो सीधी सी बात है कि जब पहला केस मिलता है तो आप ये नहीं देखते कि कहीं बाहर जाना पड़ेगा या क्या है। और ये केस मुझे स्टेट कमीशन पंचकुला में मिला और मैंने उस केस को लिया। मुझे ये केस मैं लिंक्डइन पे काफी एक्टिव रहता हूँ। तो जिन्होंने ये केस मुझे दिया उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे ही डिस्कवर किया और उसके थ्रू उन्होंने मुझे अप्रोच किया। और इस तरह से ये पहला केस मेरे सामने आया था। तो मैं अभी भी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस कैसी सिचुएशन होगी, कैसा सर्कमस्टांस होगा, कितना बड़ा केस होगा, और बाकी मेरी कमिटमेंट्स क्या हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं बाहर का केस ले सकता हूँ। बिल्कुल सर, ये एक बहुत अच्छी बात होती है और लॉयर के लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है लोकेशन को लेके। हम किसी एक लोकेशन को लेके पर्टिकुलर नहीं हो सकते। और आपके केस में सर, जैसा कि आप इंश्योरेंस से बहुत लंबे टाइम तक रहे, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो नॉलेज है वो काफी डीप नॉलेज है, लाइक डीप डाइव है। और सेकंड थिंग, एज ए प्रैक्टिशनर एडवोकेट टाइम ड्यूरेशन मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपने 1 ईयर में या 2 ईयर में कितना सीखा। तो किसी टाइम लिमिट से हम किसी एडवोकेट के नॉलेज को हम जज नहीं कर सकते हैं, कितना उस टाइम ड्यूरेशन में उसने सीखा ये चीज मैटर करती है। तो डेफिनेटली आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंश्योरेंस पे ही होने वाला है। तो इसमें सर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये इंश्योरेंस एक्चुअल में है क्या चीज? या इससे पहले कि मैं इंश्योरेंस के बारे में बोलना शुरू करूं, टाइम की जो बात आपने की वो मैं बताता हूं कि बिल्कुल सर। अ, दो एडवोकेट के तौर पे मेरा टाइम अभी जस्ट थोड़े समय पहले शुरू हुआ है। पर अगर मैं सिर्फ इंश्योरेंस की बात करूं, अगर मैं इंश्योरेंस रिलेटेड केस करता हूं तो वो मेरा समय 1988 में शुरू हुआ। और मैंने मोस्टली क्लेम्स का काम किया है अपनी नौकरी के दौरान। यानी मैं अलग अलग लेवल्स पर जूनियर था तब भी और सीनियर लेवल्स पे पहुंचा तब भी मैं क्लेम्स से ही जुड़ा रहा।
बहुत ज्यादा। तो जब हम क्लेम का काम करते हैं तो हम एक तरह से एक जज की हैसियत में होते हैं कि ये क्लेम पेएबल है या नहीं पेएबल है। तो इस मायने में वो लॉ का ही काम है। और इस सेंस में मैं ये कहूंगा कि ये काम मेरा 1988 में शुरू हुआ, और अब सिर्फ मेरी कैपेसिटी बदली है। हाँ, तो अब मैं अगर आपके केस को आपके वकील की हैसियत से जज के सामने रखूंगा तो बस इतना सा चेंज आया है। और बिल्कुल सर। आगे मैं अब इंश्योरेंस के टॉपिक पे आपको बताना चाहूंगा। हाँ, कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है क्या। हाँ, तो ऐसा है कि जब हम अपनी आम जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं तो कई तरह के की दुर्घटनाएं हमारे साथ हो सकती हैं, होती हैं समय समय पर। और उन दुर्घटनाओं के कारण हमारा काफी कुछ फाइनेंशियल लॉस, हमारा नुकसान होता है। तो पहले जब इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था तो हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोसी हमारी मदद किया करते थे। और वो छोटा सा एक ग्रुप होता था, चंद लोगों का ग्रुप होता था। दो बातें उसमें इंपॉर्टेंट थी, वो मदद अपनी मर्जी से करते थे। हाँ, हमें उनसे मदद लेने का कोई हक नहीं होता था। और दूसरी बात कि वो छोटा ग्रुप होता था तो हमारे फाइनेंशियल लॉस को देखते हुए कई बार उनके ऊपर भी वजन ज्यादा आ सकता था। तो संभव था कि वो चाहने के बावजूद उस मदद की स्थिति में ना हो जो जिसकी हमें जरूरत है। तो अब इंश्योरेंस में सिर्फ इतना सा है कि बहुत सारे लोग मिलकर छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे उन लोगों की मदद होती है जिनके साथ वो दुर्घटनाएं होती हैं। और वो छोटी जो रकम है जो लोग देते हैं, सारे लोग, उसी को प्रीमियम कहते हैं। और जब वो दुर्घटना होती है तो वो हम क्लेम के जरिए उनके दिए हुए प्रीमियम में से वो पैसे लेते हैं। फर्क यहाँ ये और है कि जो मदद लोग अपनी मर्जी से करते थे और ना करें तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, वो हम इंश्योरेंस में अगर अगर हमारा हक बनता है, अगर कवरेज है, क्लेम पेएबल है, तो कंपनी ना भी देना चाहे तो हम लड़के ले सकते हैं। और उसी लड़ाई के लिए मैं आपके लिए मौजूद हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने जो है इंश्योरेंस के बारे में एक्सप्लेन किया है कि क्या जो है प्रीमियम होगा और क्या क्लेम होगा। इन दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंश्योरेंस के मेजर फॉर्म्स क्या हैं। हाँ, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग हम देखें तो इंश्योरेंस में हम दो तरीके से इंश्योरेंस को जानते हैं। एक होता है जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, जिससे लगभग सारे लोग परिचित हैं। हाँ, कि जो इंश्योर्ड होता है वो उसकी जिंदगी का इंश्योरेंस होता है। अगर किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को एक अग्रीड रकम जो है, जो उस पॉलिसी में एग्री की गई है, वो रकम इंश्योरेंस कंपनी देती है, जिससे उस परिवार की मदद हो जाती है। तो एक चीज लाइफ इंश्योरेंस है जो आप में से काफी सारे लोग और शायद हर कोई रहा हो। और दूसरी चीज है जिसको आमतौर पे नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। जनरल इंश्योरेंस में वो सारी चीजें आती हैं जो लाइफ में नहीं है, यानी लाइफ के अलावा हर हर एक चीज जनरल इंश्योरेंस में आती है। अगर हम उसमें बहुत कॉमन, अगर एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो सबसे कॉमन चीज जो है वो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है। चूंकि गाड़ियां, एटलीस्ट एक मोटरसाइकिल शायद हर किसी के पास आज की डेट में अब है, तो हर किसी को मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का कहीं ना कहीं तजुर्बा होता है। दूसरा है कि उसके अलावा एक काफी पिछले कुछ सालों में प्रचलित हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, बहुत सारे लोग अब हेल्थ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जिसमें अगर वो बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उनका क्लेम मिलता है। और इसके अलावा लगभग हर किस्म की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है जनरल इंश्योरेंस के अंदर। तो प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, जैसे मैंने व्हीकल की बात की, तो व्हीकल भी एक प्रॉपर्टी है। तो व्हीकल का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है। दूसरी बात है आपके घर का, आपके मकान, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, तमाम चीजों का इंश्योरेंस होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो
तो उस बिजनेस में अगर आप कोई सामान बेचते हैं, किसी को भेजते हैं, तो उसका ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है, या आमतौर पे उसको मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। यानी वो रास्ते में जाते समय अगर उसका कोई नुकसान होता है जो पॉलिसी के हिसाब से अग्रीड है, तो फिर उसकी वैल्यू दी जाती है। अ, अगर आप एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, तो आपको, या अगर आप इवन इंडिया के अंदर बिजनेस करते हैं, तो मरीन इंश्योरेंस का से आपको डील करना होता है, और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन इंश्योरेंस लेना होता है। तो ये एक लगभग, जैसे मैंने कहा कि ये सारे हर किस्म की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है। अब मैंने स्टार्ट जहां से मोटर से किया था, मोटर में प्राइमरीली दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है कानूनी तौर पे कंपलसरी है, और दूसरा हिस्सा आपकी मर्जी पे है। जो कंपलसरी हिस्सा है वो उसको मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। तो हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों इसकी जरूरत है वो मैं बताना चाहूंगा। गाड़ियां जब पहली बार आई थी किसी सड़कों पे, शायद उतनी सड़कें भी नहीं थी, और गाड़ियां भी इक्का दुक्का थी, तब ये कानून नहीं था। तो धीरे धीरे करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, गाड़ियों की संख्या बढ़ी। अब ये स्थिति है कि आप कितनी भी अच्छी तरह से गाड़ी चला लें, कुछ भी कर लें, कभी ना कोई एक्सीडेंट हो ही जाता है। तो ये जरूरी है कि जो सड़क पे दूसरे लोग चल रहे हैं, मैं तो अपनी गाड़ी चला रहा हूं, कोई दूसरा आदमी जो सड़क पे चल रहा है, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो रिक्शे में हो, साइकिल पे हो, किसी गाड़ी में हो, किसी दूसरी गाड़ी में हो, उस आदमी का नुकसान हो सकता है। मैं उसका नुकसान कर दे सकता हूं अनचाहे में, अगर मैं अपनी गाड़ी से उसको धक्का मार दूं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी तो ये है कि मैं धक्का ना मारूं, जानकर कोई नहीं मारेगा। दूसरी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके नुकसान की भरपाई करूं। तो इस संबंध में सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि आपके पास हो सकता है इतने पैसे हो नहीं धक्का मारने के बाद कि आप उसके नुकसान को पूरा कर पाए। तो इसलिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी है। थोड़ा सा प्रीमियम आप कंट्रीब्यूट करोगे, और उसके बाद बीमा कंपनी उस नुकसान की भरपाई करे। तो चूंकि ये किसी दूसरे की बेनिफिट के लिए है, तो इसको थर्ड पार्टी कहते हैं। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है। मैंने जैसे कहा कि व्हीकल्स में दो हिस्से हैं, एक थर्ड पार्टी है, और एक उस गाड़ी का अपना जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आपकी मर्जी है, आप कराएं ना कराएं। अगर मैं नहीं कराता हूं और धक्का लगने से मेरी गाड़ी का नुकसान हो जाता है, और मैं समझता हूं कि बीमा नहीं करा के मैं अपनी जेब से वो नुकसान कर लूंगा, तो ठीक है, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। कोई मुझसे ये नहीं, हालांकि हालांकि इंश्योरेंस प्रॉपर्टी का अपने गाड़ी का भी करवाना चाहिए, जिसको आप कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस या पैकेज पॉलिसी के नाम से जानते होंगे। तो वो भी कराना चाहिए, ताकि उससे ये होगा कि जब अगर कोई बहुत हैवी नुकसान आपका हो जाए, तो आपकी जेब जेब पे भारी ना पड़े। लेकिन अगर आपने नहीं कराया है तो कोई आपसे कुछ कहने नहीं आता। लेकिन थर्ड पार्टी आपके लिए कंपलसरी है करवाना। आप अगर नहीं करवाओगे तो पुलिस जब चेकिंग करेगी तो आपका हर्जाना भी आपको भरना पड़ेगा, और उसके बाद भी, हर्जाना भरने के बाद भी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा रहे होंगे, और ये ना सिर्फ कंपलसरी है इसलिए करवा रहे होंगे, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर नहीं करवाएंगे तो भी आपको उस आदमी का नुकसान चूंकि देना पड़ेगा, तो वो अपनी जेब से देना पड़ेगा, और वो आपके लिए बहुत महंगा साबित होगा। और उससे बेहतर है कि वो चंद थोड़े से रुपयों से अगर आप छुट्टी पा जाएं उस जिम्मेदारी से, तो ये जरूरी है कि आप अपने हित में उस इंश्योरेंस को करवाएं। बिल्कुल सर। तो ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जो थर्ड पार्टी क्लेम से जो है प्रोटेक्टेड हैं, यानी थर्ड हाँ, पार्टी के उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा? हाँ, हाँ, मैं ये बताता हूँ। थर्ड पार्टी किसको कहते हैं, इसको लेके अक्सर बड़ा मतभेद रहता है लोगों में। और जो हमारा जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें इसके बारे में दिया हुआ है, और वहां कोई ऐसे स्पष्ट क्वेश्चन आंसर के तौर पे नहीं दिया है कि थर्ड पार्टी किसको कहते हैं, और आप ये एक पारा पढ़ लें और बता सकें कि देखिए इसको कहते हैं।
तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा वहां पर माहौल है, और इसलिए अक्सर इससे डील करने वाले लोगों में भी कंफ्यूजन रहता है इस बात को लेकर कि कहते किसको है थर्ड पार्टी। प्रायः ये कंफ्यूजन वकीलों में भी रहता है, जजों में भी रहता है। बिल्कुल तो सर। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपको मैं बता सकूं कि ये थर्ड पार्टी है कौन, जिसका कवरेज हमारी पॉलिसी, हमारी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में किया गया। तो पहली बात तो ये समझें कि जो ओनर है व्हीकल का वो थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। जो ड्राइवर है व्हीकल का वो भी थर्ड पार्टी नहीं है, विद सम एक्सेप्शन, वो मैं आगे बता रहा हूं। है कौन फिर? हाँ, तो थर्ड पार्टी की जब हम बात करेंगे तो हम जिस व्हीकल का आपने बीमा कराया है उस व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि उस व्हीकल के लिए थर्ड पार्टी कौन है। तो आपने जिस व्हीकल का बीमा कराया है उस व्हीकल के लिए थर्ड पार्टी हर वो आदमी है जो उस व्हीकल से बाहर है। यानी अगर आप अपनी गाड़ी में चल रहे हैं और आपने गाड़ी का बीमा कराया हुआ है, आपके लिए हर आदमी जो उस गाड़ी के बाहर है वो थर्ड पार्टी, ठीक है। वो आदमी पैदल भी हो सकता है, किसी दूसरी गाड़ी में भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। थर्ड पार्टी का उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपकी गाड़ी से जो बाहर है, ये एक सबसे जनरल पहले एक्सप्लेनेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपकी गाड़ी एक टैक्सी है, एक बस है, तो उसका पैसेंजर, उसमें अंदर बैठे लोग भी थर्ड पार्टी, ठीक है। यानी आमतौर पे अंदर वाले थर्ड पार्टी नहीं है, पर अगर वो टैक्सी है या बस है, यानी भाड़े पे चलने वाली, पब्लिक को ढोने वाली गाड़ी है, तो उसके अंदर बैठा आदमी भी थर्ड पार्टी है। तीसरी बात है, अगर वो एक मालवाहक गाड़ी है, तो आमतौर पे सामान ढोने वाली गाड़ियों में आदमी के बैठने का प्रोविजन नहीं होता है, लेकिन कानून इजाजत देता है कि सामान का मालिक मालवाहक गाड़ी में बैठ सकता है। तो अगर सामान का मालिक बैठा हुआ है गाड़ी में, तो वो भी थर्ड पार्टी है। यानी गाड़ी के अंदर बैठे हुए चंद लोग ही, चंद किस्म के लोग ही थर्ड पार्टी कवरेज के अंदर आते हैं, और वो मैंने आपको बताया। चौथी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, लेकिन गाड़ी का जो अपना इंश्योरेंस होता है अपनी प्रॉपर्टी का, यानी गाड़ी का ओन डैमेज इंश्योरेंस, वो कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने थर्ड पार्टी ही कराया है इंश्योरेंस, तो आपकी प्राइवेट कार और आपकी टू व्हीलर में चलाने वाला तो थर्ड पार्टी है ही नहीं, जो दूसरे लोग बैठे हैं वो भी थर्ड पार्टी कवरेज में नहीं आते हैं। लेकिन अगर अपने आपने अपनी गाड़ी का कॉम्प्रहेंसिव या पैकेज जो इंश्योरेंस है वो करवाया है, जिसको कई बार लोग आम भाषा में लोग फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं, हालांकि ये टर्म बीमा कंपनियां यूज नहीं करती हैं। बीमा कंपनी कभी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं वर्ड यूज करती है, लेकिन पब्लिक में ये बड़ा प्रचलित टर्म है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं। तो अगर आपने वो कराया हुआ है, तो उसमें आपकी प्राइवेट कार और आपके टू व्हीलर पे बैठा हुआ पैसेंजर, नॉट द ड्राइवर, पैसेंजर, वो भी एक कवर्ड थर्ड पार्टी है। ड्राइवर्स एक ही केस में थर्ड पार्टी की गिनती में आते हैं, और हालांकि उनका नॉर्मल थर्ड पार्टी से कवरेज अलग है, वो भी मैं बता रहा हूं। अगर ड्राइवर एक पेड ड्राइवर है, यानी वो एम्प्लॉय ड्राइवर है, ड्राइविंग करने के लिए एम्प्लॉय रखा गया है, ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय ड्राइवर का मतलब वो एम्प्लॉय नहीं जो किसी और तरह का एम्प्लॉय हो और उस वक्त गाड़ी चला रहा हो, वो एम्प्लॉय नहीं। ऐसा ड्राइवर जो आपने गाड़ी चलाने के लिए ही रखा है, वो ड्राइवर कवरेज के दायरे में आता है, प्रोवाइडेड की गाड़ी जो है वो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, यानी यानी या तो मालवाहक गाड़ी हो, या टैक्सी हो, बस हो, भाड़े पे पैसेंजर ढोने वाली, ले जाने वाली गाड़ी हो, उस तरह की गाड़ी। यानी प्राइवेट कार का ड्राइवर वो कवरेज में नहीं आता है। और जो बात मैंने ड्राइवर के लिए कही, इसका कवरेज बाकी की थर्ड पार्टी से है भी थोड़ा अलग। तो इसका कवरेज है कि डब्ल्यूसी एक्ट में जो कवरेज होता है एम्प्लॉय के लिए, इसका वो वाला कवरेज है, ठीक है। तो कितना मिलेगा ये डब्ल्यूसी एक्ट से तय होगा।
लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट इसको एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी मानता है, कवरेज के अंदर मानता है। अभी रिसेंटली जो है मोटर व्हीकल्स एक्ट में एक संशोधन हुआ है, और उसके पहले, संशोधन के पहले, प्राइवेट कार का पेड ड्राइवर भी थर्ड पार्टी के गिनती में आता था, और डब्ल्यूसी एक्ट के तहत उसको उसको भी कॉम्पनसेशन मिलता था। ये जो नया संशोधन जो 2019 में आया, लेकिन उसको लागू अभी 1 अप्रैल 21 से किया गया। उस संशोधन में समहाउ, आई डोंट नो उसकी क्या वजह थी, लेकिन प्राइवेट कार के ड्राइवर को उस कवरेज से बाहर कर दिया गया, तो ही इज नो मोर कवर्ड। तो अच्छा, इसके अलावा मैं एक कैटेगरी अभी भी शायद मेरी छूट गई। अगर अगर गुड्स कैरिंग व्हीकल है, मालवाहक गाड़ी है, तो गाड़ी के मालिक का कोई एम्प्लॉय जो गाड़ी के चलने या सामान के ढोने से रिलेटेड काम कर रहा हो, वो भी अगर गाड़ी में सफर कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी की हैसियत में आता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर वो मालवाहक गाड़ी है तो खलासी हो जाएगा थर्ड पार्टी, जो जो चूंकि वो गाड़ी के चलने से संबंधित है, या सामान चढ़ाने उतारने के लिए हो सकता है एक आध आदमी उन्होंने बैठाया हुआ हो, तो वो हो जाएगा, तो वो भी थर्ड पार्टी के कवरेज में आएगा, दूसरा कोई भी आदमी नहीं आएगा। ठीक है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव थर्ड पार्टी का डेफिनेशन और एक्ट की तमाम लच्छेदार बातें जिनको अक्सर वकील भी नहीं समझ पाते, उनको छोड़कर एक आम भाषा में शायद मेरे लिए समझाना इससे क्लियर संभव नहीं था। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा और काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। छोटी छोटी जो बातें हैं, जो लॉ की ट्रिकी लैंग्वेज है, उससे उसको इजी लैंग्वेज में जो है आपने प्रेजेंट किया है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो सर इसमें मैं आगे जानना चाहूंगी, थर्ड पार्टी कौन क्लेम कर सकता है? हाँ, अब थर्ड पार्टी में मैं एक बात उसके पहले ये बता दूं कि थर्ड पार्टी के कवरेज में जो थर्ड पार्टी है, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको आम भाषा में समझा दिया, इन थर्ड पार्टी का बॉडीली जो इंजरी है उनकी, यानी कोई चोट पहुंची है, वो भी कवरेज में आता है। उसका डेथ भी कवरेज में आता है अगर एक्सीडेंट से उसका डेथ हो गया, और अगर किसी सामान का नुकसान हुआ है तो वो भी कवरेज में आता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी कौन क्लेम कर सकता है, तो अगर सामान का नुकसान हुआ है तो सामान का मालिक क्लेम करेगा, दूसरा कोई क्लेम नहीं करेगा, सामान का मालिक ही सिर्फ क्लेम कर सकता है। अगर इंजरी हुई है तो जाहिर है हम बात कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन की जहां आदमी को चोट लगी है, मरा नहीं है, तो उस केस में वो आदमी खुद करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ चोट लगी है। या अगर चोट इतनी है कि वो खुद से क्लेम कर ही नहीं सकता है, तो उसके बिहाफ पे कोई उसको रिप्रेजेंट करने वाला आदमी क्लेम करेगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी की डेथ हो गई है, तो डेथ के केस में उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम करेगा। इस बारे में भी मैं एक क्लैरिटी देना चाहूंगा कि बहुत सारे वकीलों में, जजों में, सब में एक ये कभी कभी ये कंफ्यूजन रहता है, वकीलों में ज्यादा कहूंगा, जजों में कभी कभार, कि सिर्फ जो डिपेंडेंट लोग हैं वही क्लेम कर सकते हैं, जबकि कानून ऐसा नहीं कहता है कि ये सिर्फ डिपेंडेंट लोग ही क्लेम कर सकते हैं, यानी उनका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम कर सकता है। ठीक है, और उसका डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि लोग कई बार गलतफहमी में कह जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक 55 साल का एक आदमी है, वो मर गया, और उसका 30 साल का बेटा है जो नौकरी करता है, और वो डिपेंडेंट नहीं था अपने फादर पे जब फादर जिंदा थे। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि चूंकि बेटा डिपेंडेंट नहीं था इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकता है। ये सही नहीं है, वो भी क्लेम कर सकता है, और शादीशुदा बेटी भी क्लेम कर सकती है। ये गलतफहमी है कि शादीशुदा बेटी क्लेम नहीं कर सकती है। तो ये मैं इसीलिए जोर देकर कहना चाह रहा हूं। इसमें दो हिस्से आते हैं। जब आप क्लेम करते हैं तो क्लेम का एक एक हिस्सा यह है कि कौन कर सकता है क्लेम, और दूसरा हिस्सा यह है कि कितना मिलेगा।
तो कौन कर सकता है के लिए मैंने कहा कि ये डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम कर सकता है। कितना मिलेगा इसको जब कंसिडर करने का समय आता है, तो उस समय उस आदमी के डिपेंडेंट्स की संख्या इंपॉर्टेंट होती है। तो ये दोनों अलग बातें हैं जिनको लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि कितना मिलेगा कैलकुलेट करने के लिए डिपेंडेंसी देखी जाती है। यानी एक आदमी, और इसमें जो दूसरे भी और फैक्टर्स होते हैं कितना मिलेगा कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि उस आदमी की उम्र क्या थी, उस आदमी की इनकम क्या थी, और इन सब के बेसिस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला निकाला हुआ है कि वो कैलकुलेशन इस तरह की जाएगी और ऐसे ऐसे अमाउंट बनेगा। तो उसमें वो मरने वाले की उम्र इंपॉर्टेंट है, उसकी इनकम इंपॉर्टेंट है, और साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि उस पे कितने लोग डिपेंडेंट थे। यानी अगर दोनों बाकी बातें बराबर हैं, समान हैं, जिसको हम कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई आदमी 30,000 की नौकरी करता था, 30,000 कमाता था, और उम्र, दो लोग थे ऐसे, एक आदमी मतलब 30,000 कमाता था, दूसरा भी 30,000 कमाता था। उम्र एक की 50 साल थी, दूसरे की भी 50 साल थी, लेकिन डिपेंडेंसी में फर्क था। यानी एक आदमी के ऊपर 5 आदमी डिपेंडेंट हैं और एक आदमी के ऊपर 2 आदमी डिपेंडेंट हैं। तो जिसके ऊपर 5 आदमी डिपेंडेंट हैं उसके केस में क्लेम ज्यादा मिलेगा। तो डिपेंडेंसी का रोल यहां पर होता है कि मिलेगा कितना। डिपेंडेंसी का रोल वहां नहीं होता है कि क्लेम कर कौन सकता है। ये दो अलग अलग बातें हैं। कर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव सकता है, जो डिपेंडेंट ना हो वो भी कर सकता है। कितना मिलेगा देखने के लिए डिपेंडेंट कितने हैं ये देखा जाता है। आई थिंक ये सवाल जो है मैं, हाँ, तो बिल्कुल सर, काफी अच्छे से आप जो है आपने आंसर दिया है इस चीज का, और सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो सर इसमें अब जो मैं आगे जानना चाहूंगी थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, कि थर्ड पार्टी कितने टाइम लिमिट में क्लेम किया जाना चाहिए। हाँ, ये थर्ड पार्टी का जो क्लेम है ये 6 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। दुर्घटना के 6 महीने के अंदर। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं साथ में बताऊं, मैंने पहले जिक्र किया था कि हाल में संशोधन आया है। तो ये जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, ये आने के पहले इस पर कोई लिमिट नहीं थी। यानी संशोधन हो तो 2019 में चुका, लागू इसी 1 अप्रैल से, इसी महीने की 1 तारीख से लागू किया गया है। यानी इसके पहले जो कुछ आप देखते आए हो, आपने सुना हो किसी के बारे में, उस समय कोई लिमिट नहीं थी। आप उस गलतफहमी में ना रहें कि पहले वाले ने 6 साल बाद किया था तो मैं भी 6 साल बाद कर लूंगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, कानून बदल गया है और अब 6 महीने की लिमिट है, पहले कोई लिमिट नहीं थी। हालांकि उसमें कभी कभी कोई लिमिट नहीं कहा हुआ होने के बावजूद कुछ केसेस में कोर्ट कहीं ना कहीं पे लिमिट लगा देती थी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि ये बहुत कॉमन मिलेगा कि 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद लोगों ने क्लेम किया, पहली बार मतलब कोर्ट गए इस चीज को लेकर और उनका क्लेम डिनाई नहीं हुआ कि देर हो चुकी है। लेकिन एक सज्जन ने गए कोर्ट 28 साल बाद। तो कानून में लिखा नहीं होने के बाद भी कि कोई लिमिट, मतलब लिमिट का जिक्र नहीं था, उसके बाद भी कोर्ट ने डिनाई कर दिया उस चीज को कि नहीं, इतनी भी ढील नहीं होनी चाहिए। कि 28 साल बाद आप चले आए, तो पहले कोई लिमिट नहीं थी और अब वो लिमिट जो है, ये जो अमेंडमेंट हुआ है जो इस 1 अप्रैल से लागू हुआ है, उसके बाद ये अमेंड, अब ये 6 महीने का टाइम है। इसलिए जिस किसी के साथ भी इस क्लेम का को करने का ऐसा कोई चांस बनता हो, तो आपसे यही मैं कहूंगा कि आप बहुत ही प्रॉम्प्टली 6 महीने के अंदर करें। कोर्टों को इजाजत है कि वो अगर उचित कारण हो तो इस 6 महीने को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है 6 महीने का थोड़ा समय ऊपर बीत जाएगा, उचित कारण आप दिखा सकेंगे तो वो 6 महीने से ऊपर होने पर भी अलाउ किया जाएगा। बट बेहतर हो कि ये नौबत आने ना दी जाए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपका जो एक्सपीरियंस जो है इंश्योरेंस लॉ में रहा है, तभी सर आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि एडवोकेसी के प्रोफेशन में जो चीज़ अपने हाथ से की जाए उसका आंसर बहुत अच्छे से दिया जा सकता है। तो यही चीज़ मुझे जो आपके जी हाँ, आंसर्स में बिल्कुल। देखने को
देखने को मिली है। तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगी आपसे आगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर थर्ड पार्टी क्लेम आपके अगेंस्ट हो तो क्या ऐसी कंडीशन में लॉयर को एंगेज किया जाना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग अ, क्या इसका आंसर ये होना चाहिए? मैं इसके बारे में जो कहूंगा आपसे, वो जो आपको बीमा कंपनी बताती है उससे अलग होगा। बीमा कंपनियां, और मैं खुद बीमा कंपनी में था, मैंने 32 साल बीमा कंपनी की नौकरी की है। ये आम तौर पे कहा जाता है कि आपने हमसे बीमा करा लिया और अब आपके पास कभी कोई समन्स आ जाए, अगर आपकी गाड़ी से या आपके चलाने से कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और थर्ड पार्टी क्लेम का अगर आपको समन्स आ गया, तो बस आप हमें बता भर दो और उसके बाद आप सो जाओ आराम से। तो ये सच नहीं है, ये सही नहीं है, और मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि बीमा कंपनी जब, अगर आप कोई सा एक केस उठाकर देख लें कि बीमा कंपनी का वकील कोर्ट में जवाब क्या देता है, तो बीमा कंपनी का वकील ये जवाब देता है, और शायद आप में से जो कोई भी इसको देखेंगे उनके साथ किसी के साथ हो चुका हो ये, कि बीमा कंपनी के वकील का जवाब ये होता है कि साहब, इन गाड़ी जो है चलाने वाला आदमी बिना लाइसेंस के चला रहा था। गाड़ी का परमिट नहीं था। इस तरह के जवाब दिए जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया कोर्ट को ये बताने में, हाँ, कि साहब ये कंडीशन थी, साहब ये देखो, ये दारू पी के गाड़ी चला रहा था, ये बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था, तो इसका अर्थ ये है कि बीमा कंपनी बरी हो गई और आप फंस गए। हाँ, तो बीमा कंपनी वहां पर आपको नहीं बचा रही है, वो अपने आप को बचा रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना वकील खुद करें, ताकि वो सिर्फ आपको बचाए। हाँ, आपको बचाने पे ध्यान दे। अगर कोई चीज वहां आपके इंटरेस्ट के खिलाफ हो रही है, तो उसमें वो इंश्योर करे कि कानून जहां तक आपके सपोर्ट में हो सकता है, वो आपकी बात रखे। बिल्कुल सर। तो सर लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कानून गुरुज की फैमिली से आप जुड़े हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हम्म। हैं, अब तक का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है या आपके व्यूज में कानून गुरुज कैसा प्लेटफॉर्म है? कानून गुरु मुझे, मैंने जब ज्वाइन किया उसके इमिजिएटली, मतलब ज्वाइन किया नहीं, सॉरी, गलत मैं कह गया। जब वकालत स्टार्ट करने का समय आया, तो मैंने कानून गुरु को, और वो भी आई थिंक, जब चूंकि मैंने कहा कि मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने कहीं लिंक्डइन पे ही किसी से ऐसा डिस्कवर किया कानून गुरु को, और मैंने फिर इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन किया। मैं ये कहूंगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों ही सिचुएशंस में। अ, एक एक ऐसे वकील के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपना काम शुरू कर रहे हैं, और आम जनता के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हिंदुस्तान में हजारों कानून हैं, और हजारों कानून हैं का मतलब है कि हर वकील हर कानून का नाम तक नहीं जानता, डील करना तो दूर की बात रही। बिल्कुल तो सही बात है। तो यानी वकील जो है अपनी अपनी पसंद के एरिया में कुछ कुछ चीजों से डील करते हैं। कोई प्रॉपर्टी के मैटर्स पे डील करता है, कोई मेरी तरह इंश्योरेंस के मैटर पे डील करता है, कोई किसी और चीज पे, कोई क्रिमिनल। तो अगर आप, कोई आदमी क्रिमिनल लॉ में बहुत सक्सेसफुल है पर वो बीमा बिल्कुल नहीं जानता, और आपको बीमे का वकील चाहिए, और आप उसके पास चले गए, तो आई थिंक आपका काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए हर वकील की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है, और वो आपको नहीं पता कि आपको जिस चीज की जरूरत है उसका स्पेशलिस्ट वकील कौन सा है। तो कोई होना चाहिए जो जानकार हो, जो वकील को जानते हो, जो आपकी जरूरत को समझते हो, तो वो आपको मिला सकें ऐसे आदमी से कि साहब ये देखिए, ये हैं इस सब्जेक्ट में क्षमता रखने वाले। तो ये काम कानून गुरु आपके लिए करता है, और निश्चित रूप से वो आपको आपकी जरूरत के मुताबिक सही आदमी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और वो, आप अगर खुद जानकार हैं तो बड़ी अच्छी बात है, पर आमतौर पे लोग होते नहीं हैं, और कोई वजह नहीं है कि आम आदमी को इतनी जानकारी हो। तो आम आदमी खुद से एक उस सब्जेक्ट के जानने वाले वकील को नहीं ढूंढ पाता है। कानून गुरु इसमें आपकी मदद करेगा, मैं ऐसा
मानता हूँ। और इससे जो है वकील का भी बेनिफिट है कि वो उसको अपने काम से रिलेटेड ही लोग अप्रोच करते हैं। और दूसरा, जिनको काम है, जिनको कोई मैटर कोर्ट में लेके जाना है, उनको सही वकील तक कानून गुरु पहुंचाए। बिल्कुल सर, काफी अच्छे व्यूज जो है आपके देखने को मिले हैं कानूनी गुरुज के रिगार्डिंग। हेलो। और सर आज, आवाज आवाज थोड़ी आवाज शायद गड़बड़ हो रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? फिरदौस, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है अब। हेलो। 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 अगर मेरी आवाज आ रही है अभी भी, तो मैं कुछ और कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस का जो टॉपिक टच किया वो प्राइमरली मोटर थर्ड पार्टी के ऊपर सिमट कर रहा अभी तक। तो चूंकि बिल्कुल। ये बाकी और थर्ड पार्टी के अलावा मैंने मोटर व्हीकल ओन डैमेज की बात की, बाकी सारी इतनी सारी पॉलिसीज जो मैंने जिक्र किया आपसे कि फैक्ट्री का, घरों का, ट्रांजिट इंश्योरेंस और तमाम चीजें होती हैं, तो इनमें अगर आपके क्लेम में किसी तरह की परेशानी आती है, तो जैसे मोटर थर्ड पार्टी का क्लेम है तो वो मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल में जाता है, उसका कोर्ट अलग है। और बाकी जो ये क्लेम हैं जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी इंश्योरेंस कराते हैं और ये क्लेम नहीं मिला अगर, या कम मिला, तो इसके लिए या तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं या कुछ और संस्थाएं हैं, इवन आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम लोग कंज्यूमर कोर्ट ही जाते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कंज्यूमर कोर्ट के लिए लिमिटेशन पीरियड 2 साल का है। उसी मामले को आप सिविल कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, वहां लिमिटेशन 3 साल का है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट एक बेहतर संस्था है आपके लिए, क्योंकि वहां आपका खर्चा नहीं होगा उतना। वकील के खर्चे आपको शायद दोनों जगह एक जैसे लगेंगे, लेकिन बाकी जो कोर्ट फीस होती है वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं के बराबर होती है। 5 लाख तक के रुपए तक के क्लेम के लिए तो वो नील ही है एक्चुअली, और उसके ऊपर भी बहुत मामूली है। सिविल कोर्ट आप जाएंगे तो खर्चे हैं उसमें, और समय भी ज्यादा लगता है। इसके अलावा कुछ और संस्थाएं हैं जो जहां आप जा सकते हैं। जैसे अगर आपको शिकायत है तो सबसे पहले तो आप बीमा कंपनी के अपने हेड ऑफिस में शिकायत करें। उसके बाद आप आईआरडीए में शिकायत करें, उनका एक शिकायत संबंधित एक पोर्टल है, उसमें आप दर्ज करें इसको। फिर एक संस्था ओम्बड्समैन की संस्था है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की, वहां आप जाते हैं तो आप की सुनवाई जो है वो होती है, और बिना वकील के होती है, तो आपको वकील के ऊपर भी खर्च नहीं करना है वहां पे। अ, थोड़ा मुश्किल है वो, क्योंकि अपनी बात रखने के लिए अगर आप सक्षम हैं तो जरूर आप रखें, वरना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इंश्योरेंस एक बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट हो सकता है। तो लेकिन ओम्बड्समैन की संस्था ऐसी है जिसमें 30 लाख रुपए तक का ही लिमिट है, उससे ऊपर का क्लेम वो नहीं देख सकते हैं। और सिर्फ पर्सनल एक्सीडेंट का क्लेम वो, सॉरी, पर्सनल इंश्योरेंसेस का क्लेम वो डील कर सकते हैं। तो इसलिए कमर्शियल जो काम है आपके, वो उस तरह के क्लेम वो नहीं डील करते हैं। वो पर्सनल इंश्योरेंसेस डील करते हैं, और उसमें भी 30 लाख तक ही करते हैं। तो इसके अलावा जो मेन संस्था है जहां सबसे ज्यादा लोग जाते हैं और जाना चाहिए, वो मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर फोरम कहलाता था, जो अब कंज्यूमर कमीशन कहलाता है। स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे पहले भी ये कमीशन ही कहलाता था। सो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल रिड्रेसल कमीशन, ये नाम अभी वही हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये फोरम से कमीशन हो गया है। इसकी रकम पहले जितना ये डील कर सकते थे उससे बढ़ा दी गई है। तो अब अप टू 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक का ये डिस्ट्रिक्ट में डील हो सकता है। और होगा, मतलब उनका जुरिस्डिक्शन वहां तक है। और स्टेट में 10 करोड़ तक, और नेशनल में 10 के ऊपर। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपको कंज्यूमर मैटर्स के बारे में देना चाहता था। बाकी अगर आपका कोई और सवाल हो इसके बारे में। नहीं सर, ऑलमोस्ट डन।
जो भी क्वेश्चन थे काफी अच्छे से आपने वो सारी चीजें जो है क्लियर कर दी है। एंड नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली वी विल। एंड दूसरा जो लास्ट में मेरा जो है, मैं आपसे यही कहूंगी कि आज अपने बिजी स्केड्यूल से अपने टाइम स्पेयर किया और आप आए हमारे व्यूअर्स के लिए अपने इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर किया, उसके लिए पूरी कानून गुरुज फैमिली जो है आपके लिए थैंकफुल है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।